ये क्या है कि मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले। तो उसमें से 5 कारक लिखाए थे, 5 या 6 कारक जो भी हो लिखाए थे। तापमान, तो तापमान के बारे में हो गया था। उसके बाद दूसरा पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे वायु दाब। क्या? वायु दाब मतलब कि मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले जो दूसरा कारक होते हैं, दूसरा रीजन होता है जो मौसम और जलवायु को क्या करता है? इफेक्ट करता है। पर दूसरा कारण क्या है? वायु दाब। देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जिसमें वायु का भार हो, जिसमें वायु का दाब भार हो, है ना? समझ में आ रहा है ना? इसका नाम से भी पता चल रहा है कि क्या बोल सकता है कि जिसमें वायु का क्या हो? भार पड़ता हो, उसको हम क्या कहेंगे? वायु दाब। पॉइंट्स में भी यही चीज लिखा है कि पृथ्वी की सतह पर, है ना, ऊपरी वायुमंडल की परतों में स्थित वायु को जो भार पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वायु दाब। वही बात है ना, कि पृथ्वी की सतह पर, अभी जिस सतह में हम लोग रह रहे हैं वो कौन सा सतह है? पृथ्वी की सतह है। तो उसमें जो वायुमंडल की जो परत है ना, उसमें स्थित वायु, मतलब जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, जिस परत में हम रह रहे हैं, है ना, उस परत में जो वायु का जो भार पड़ता है, उस भार को हम लोग क्या कहेंगे? वायु दाब। एयर प्रेशर, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एयर प्रेशर। समझ में है? दूसरा पॉइंट कहता है कि धरातल पर, यानी कि धरती पर, धरातल मतलब धरती, जमीन पर 1 वर्ग सेंटीमीटर, मैथ में पढ़े होंगे आप लोग सेंटीमीटर, है ना? तो बोल रहा है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर पर लगभग 1 किलोग्राम भार पड़ता है। मतलब कि क्या बोला? 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना भार पड़ेगा? 1 किलोग्राम, मतलब 1 केजी भार पड़ेगा 1 वर्ग सेंटीमीटर पर। समझ में? बोलता है कि सर्वाधिक वायु दाब समुद्र तल पर होता है। समुद्र तल मतलब जहाँ पे समुद्र का तल होता है, वहाँ पे सबसे अधिक भार होता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वायु दाब जो है वह सबसे ज्यादा कहाँ पर पड़ता है? तो समुद्र तल पर। कहाँ पर? समुद्र तल पर। क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर में, तो लिखना, ठीक है? वायु का दाब सबसे ज्यादा कहाँ पे पड़ता है? तो समुद्र तल पर, ठीक है? चौथा पॉइंट है कि वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब में तेजी से कमी आने लगती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वायु का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। समझ में आ रहा है? 5th नंबर पॉइंट है कि वायु दाब और तापमान एक दूसरे के विपरीत होते हैं। समझे? बोल रहा है कि वायु दाब, एयर प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है, एक दूसरे के क्या होता है? उल्टा होता है। अगर प्रेशर ज्यादा है तो तापमान भी कम होगा, अगर तापमान अधिक है तो प्रेशर ज्यादा, मतलब अपोजिट, मतलब उल्टा। समझ में आया? विपरीत का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वायु दाब और तापमान जो है वह एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, मतलब उल्टे होते हैं। समझ में आया? उसके बाद तापमान अधिक या कम तो वायु दाब कम व अधिक, यही चीज बोल रहा है। अरे क्या बता कि अगर तापमान अधिक होगा तो वायु दाब कम, अगर वायु तापमान कम होगा तो वायु दाब अधिक होगा। उच्च दाब, इसे में और निम्न दाब क्षेत्र, है ना? उच्च दाब और निम्न दाब क्षेत्र बताए थे कि उच्च दाब क्षेत्र किसको कहेंगे? ऐसे क्षेत्र जहाँ पे तापमान अधिक हो, है ना, और वहाँ पे जो गर्म हवा है वह ऊपर उठ के, है ना, ऊपर उठती है, मतलब वहाँ पे जो हवा चलती है वो कैसा हो? गर्म हवा चलती है। उस क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र लगता है। क्या? निम्न दाब क्षेत्र कहते हैं उसको। और उच्च दाब क्षेत्र वैसे क्षेत्र जहाँ पे तापमान कम हो और हवा नमी हो, है ना, वैसे क्षेत्र को हम लोग उच्च दाब क्षेत्र, मतलब अपोजिट समझना। जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा वहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र, जहाँ पे टेम्परेचर कम उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उच्च दाब क्षेत्र। यही बताए थे। क्वेश्चन पूछता है कि वायु दाब मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो मिलीबार या फिर किलोपास्कल, इंग्लिश में MB या फिर KPA। समझ में? इसको नोट डाउन कर लिया तो? चलो ठीक है। अभी उसके बाद दूसरा क्या है हम लोग पढ़ेंगे? पवन के बारे में। पवन के बारे में पढ़ते हैं, फिर वर्षा के बारे में बताएंगे, ठीक है? वायु दाब समझ में आया? जिसमें से हम लोग वायु दाब में उच्च दाब क्षेत्र और निम्न दाब क्षेत्र के बारे में कवर किए थे। क्योंकि उच्च दाब क्षेत्र और निम्न दाब क्षेत्र नहीं जानोगे तब तक पवन समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? तो अब तीसरा पॉइंट था आपका पवन। क्या है? पवन को इंग्लिश में कह सकते हैं
विकृत हवा पवन वायु है। उच्च दाब क्षेत्र बोल रहा है, मतलब हम उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो हवा की गति, जो वायु की गति है, उसी को हम लोग पवने कहते हैं या पवन कहते हैं। समझ में आया? यस सर। हैं? यस सर। हाँ, उच्च दाब क्षेत्र और निम्न दाब क्षेत्र में कभी कंफ्यूजन मत होना, अपोजिट है। जहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र किसको कहेंगे? जहाँ पे तापमान अधिक हो। वैसे क्षेत्र जहाँ पे तापमान अधिक हो, और वहाँ जैसे देखो तापमान अधिक होगा तो वहाँ की हवा जो क्या होगी? गर्म होगी ना। उस सिचुएशन में उस क्षेत्र को हम लोग निम्न दाब क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न दाब क्षेत्र। और इसी का उल्टा उच्च दाब क्षेत्र, जहाँ पे तापमान कम है और वहाँ की हवा जो क्या हो? तापमान कम होगा तो ठंडा नमी होगा ना, तो उसको उच्च दाब क्षेत्र। समझ में आया? तो उसी गति को हम लोग क्या कहेंगे? पवन कहेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट है कि बोल रहा है कि पवन को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या देख सकते हैं क्या? नहीं सर। किसी ने आज तक देखा है क्या? नहीं सर। अभी हवा चल रहा है तो हम लोग देख सकते हैं क्या? नहीं सर। क्या कर सकते हैं? सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। राइट? यस सर। हाँ। उसके बाद है कि मुख्य रूप से पवनें 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार से। फर्स्ट होता है आपका स्थायी पवन, दूसरा होता है सामयिक या मौसमी पवन, नेक्स्ट है आपका है ना। अस्थायी पवन में ये सारे पवन का नाम दिया गया है ना। 3 पवन आते हैं, जिसमें हम लोग व्यापारिक पवन भी कहते हैं, पछुआ पवन है ना। उसके बाद ध्रुवीय पवन। व्यापारिक मतलब व्यापार जो करते हैं सब पवन का व्यापार करते हैं। पछुआ पवन मतलब शिक्षक करता है उसको पछुआ पवन कहते हैं। और इसको ध्रुवीय पवन, ये धोला माटी उड़ता है ना। हाँ, इतना तेज है। ये व्यापार वाला पवन, ये पीछे वाला पवन, और ये धोला माटी वाला पवन। सब भुला गए। अच्छा बताओ, स्थल समीर क्या है और जल समीर क्या है और मानसूनी पवन क्या है? बताए? क्या बताए? तो क्या आता है? स्थल समीर और जल समीर कराएंगे तुम लोग क्लास में। देखो ये सब जान रहे हो, स्थानीय पवन का नाम है, ठीक है, जो कि जिस क्षेत्र में उसका कुछ प्रमुख नाम दिया गया, ठीक है, जैसे राजस्थान, यूरोप और क्रिस्टल यूरोप। कल हम आप लोग से पूछेंगे, आप लोग का टास्क यही है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, उसके बाद स्थल समीर, जल समीर, मानसूनी पवन, ये सभी बताएं। कल हमको इसको डिटेल्स चाहिए। व्यापारिक पवन किसको कहेंगे, पछुआ पवन किसको कहेंगे, ध्रुवीय पवन किसको कहेंगे, स्थल समीर क्या, जल समीर क्या, मानसूनी पवन क्या। सुन रहा है? खोज के आना, पढ़ के आना, कहाँ से खोजेगा, कहाँ से पढ़ेगा हमको नहीं पता, बताएं। देखो लिख के आना, बना के आना, तो लिख के टास्क में यही है। हाँ वही टास्क HW, ठीक है। उसके बाद बोलता है जो एनीमोमीटर जो है वो पवन की गति को मापता है। किताब में है ना, एनीमोमीटर जो है वो क्या है? पवन की गति को मापता है। मतलब कि पवन कितना तेज से चल रहा है, कितना है ना धीरे चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है, कितना अधिक फास्ट चल रहा है, ये एनीमोमीटर के द्वारा हम माप सकते हैं। समझ में? इसको नोट डाउन कर दो जिसका छूट गया। हाँ, अभी 4 पॉइंट ना। पहला पॉइंट क्या था? तापमान। दूसरा पॉइंट क्या था? वायु दाब। तीसरा चौथा है ये सभी पॉइंट्स क्या है? मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या मुख्य तत्व। यही ना पढ़ा है? हाँ, तो वर्षा क्या है? बोलता है कि पृथ्वी पर जल का बूंद यानी जल की बूंदों या जल का बूंद के रूप में गिरना वर्षा कहलाता है। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है, क्वेश्चन आता है कि वर्षा होता कैसे? बताए थे आप लोगों को? कैसे होता है? तो हम लोग पढ़ेंगे जब आर्द्रता, है ना, जब आर्द्रता के बारे में पढ़ेंगे तो वर्षा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जलाशय, जहाँ पे गर्म हवा क्या होती है? ऊपर उठती है, और उसके साथ साथ में जलवाष्प ऊपर उठता है। उसके साथ जलवाष्प जब ऊपर उठता है वह एक जगह संघनित हो जाता है, संघनन हो जाता है। और संघनन हो जाता है तो वह क्या होता है? बादल का रूप लेने लगता है। बादल का रूप लेने के बाद वह भारी हो जाता है, तो वह धीरे 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 बूंद के रूप में गिरने लगता है। उसी को हम लोग वर्षा। आर्द्रता बताएं, आर्द्रता जब पढ़ाएंगे तो वर्षा के बारे में एक बार और समझ लेंगे।
ठीक है। यस सर। तो समझ में आया कि पृथ्वी पर जल की बूंद जो गिरता है उसको क्या कहते हैं? वर्षा। ठीक है। उसके बाद है कि वर्षा एक ऐसा माध्यम है जो प्रति वर्ष मतलब प्रत्येक साल, दिन नहीं साल, समुद्रों के खारे पानी को, समुद्र में खारा पानी होता है कि मीठा पानी होता है? खारा पानी में क्या होता है? जिसको हम पी नहीं सकते हैं। तो मैं बोला कि समुद्रों के खारे पानी के मीठे पानी में बदलकर हम तक पहुंचा जाए, वही करता है ना। जैसे मान लो हम खाना वाना बनाते हैं, तो मान लो कि गंदा पानी को हम चूल्हा में चढ़ा दिए। अब जैसे हम चूल्हा में गंदा पानी को चढ़ाएं और उससे जो जल वाष्प जो निकला, समझा ना, इससे जो जलवाष्प निकला भाप बन करके, भाप से जलवाष्प बनता है, वही भाप से जो जलवाष्प हमारे तक आएगा तो उसको पीना, देखना अच्छा लगेगा। मतलब जो हम डाले चूल्हा में वो खारा पानी था, तो उससे जो जलवाष्प निकला, जो भाप बना, और वही भाप जब हमारे तक आता है, और वही भाप जो जलवाष्प के रूप में बना, उसको अगर हम पिएंगे ना तो खारा पानी उससे मीठा पानी में बदल जाएगा और उसको हम पी सकते हैं फिल्टराइज करके, जिसको फिल्टराइज कर सकते हैं, फिल्टर करके, है ना। यस सर। समझा है? तो वही चीज बोल रहा है कि जब ऐसा होता है, जैसे कि मान लो कि गर्मी का टाइम होता है ना, तो देखना कि समुद्र में जल पूरा जलाशय जितने भी सब सूख जाते हैं। सूर्य के कारण सूर्य का जो किरण है, सूर्य की जो प्रकाश इतना ज्यादा तेज होता है कि उसको गर्म करके जलवाष्प के रूप में क्या करता है, ऊपर भेज देता है, मतलब आसमान में भेज देता है। और जब वो आसमान में चल जाता है तो वह किसका रूप ले लेता है? बादल का। संघनित होता है, उसके बाद बादल का रूप लेता है। और बादल का रूप लेता है तो वह जैसे जैसे वो बादल का रूप लेता है, बादल जैसे जैसे भारी होता है, ठंडा होता है, तो वो धीरे धीरे बूंद के रूप में जमीन पर गिरने लगता है। उसी सिचुएशन को लोग वर्षा कहते हैं। समझ में? ये तो बताएं मीठे पानी में बदल कर पहुंचाता है। यस वही सर। खारा पानी ऊपर चला गया, चला गया ना। और जब वो बारिश का पानी जब हमारे तक पहुंचता है तो कैसा लगता है? पीने में मीठा लगता है, अच्छा लगता है ना। हम उसको पी सकते हैं कि नहीं? पी सकते हैं पी सर। सकते हैं ना। वही चीज। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, ठीक है। कल संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से किसी को कोई दिक्कत? मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में किसी को किसी तरह से दिक्कत है तो पूछ लेगा, अभी नहीं पूछेगा कोई दिक्कत नहीं। जब भी मौका मिले, नहीं समझ में, जैसे आपका रिसोर्स है उस सिचुएशन मतलब उस हिसाब से आप पूछ सकते हो। रिसोर्स का मतलब साधन, आपको जिस तरह से साधन लगते हैं, आप पढ़ रहे हो उस टाइम नहीं समझ तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जहाँ से आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। बता दूंगा, ग्रुप में है ना। यस सर। किसी को किसी तरह से कोई भी दिक्कत होता है नोट्स बनाने में, पूछने में, पढ़ने में, किसी भी तरह का पूछेगा, गलत सलत नहीं बनाएगा। और जो कल टास्क जो दिए थे, टास्क मतलब आज जो दिए हैं, नेक्स्ट डे कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।